नमस्कार। जनगणना 2027 के पहले चरण यानी मकान सूचीकरण और एचएलओ ऐप फील्ड गाइड के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं डिजिटल डेटा कैप्चर की वो सटीक और चरण दर चरण प्रक्रिया जो इस पूरे महाअभियान की नींव है। तो बिना देर किए सीधे इस अहम प्रक्रिया को समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटकर समझा जा सकता है। शुरुआत होगी परिचय से, फिर भवन और मकान की सही पहचान करना, उसके बाद नंबरिंग के नियम, फिर एचएलओ ऐप में डेटा एंट्री और आखिर में डेटा सिंकिंग और फाइनल सबमिशन। कोई भी डेटा डिजिटल रूप में दर्ज करने से पहले का जो सबसे पहला कदम है वो है फील्ड वर्क। प्रगणकों को अपने निर्धारित मकान सूचीकरण ब्लॉक, जिसे शॉर्ट में एचएलबी भी कहते हैं, उसमें जाकर शारीरिक रूप से घूमना होता है। इसका मुख्य लक्ष्य बहुत ही साफ है, हर एक भौतिक संरचना की सीमाओं को बिल्कुल सटीकता से पहचानना, हर एक इकाई को एक अलग सीरियल कोड से गिनना और उसे नक्शे पर इस तरह दर्ज करना कि ना तो कोई घर गिनती से छूटे और ना ही किसी घर की दोहरी गिनती हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भवन और मकान की पहचान के बारे में। फील्ड में उतरने से पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी पदानुक्रम या कहें तो हायरार्की को समझना आवश्यक है। सबसे बाहरी और बड़ा ढांचा होता है भवन। उसके भीतर मौजूद स्वतंत्र इकाई को कहते हैं जनगणना मकान, और उस मकान के अंदर एक साथ खाना पकाने और खाने वाले लोगों का जो समूह होता है वो कहलाता है परिवार। इस फर्क को समझे बिना बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर परिवारों की गिनती करते समय भारी डेटा गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। आखिर भवन और जनगणना मकान में मुख्य अंतर क्या है? आसान शब्दों में कहें तो जमीन पर बनी कोई भी आजाद भौतिक संरचना भवन है, लेकिन जनगणना मकान उस भवन का वो हिस्सा है जिसका अपना एक अलग स्वतंत्र मुख्य निकास द्वार हो। यानी एक ही बड़ी बिल्डिंग के अंदर कई जनगणना मकान हो सकते हैं, बस शर्त ये है कि हर एक का अपना अलग मेन गेट होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि संरचना चाहे कैसी भी हो, भले ही वो एक शंक्वाकार टेंट हो या फिर एक ही साझा छत के नीचे बनी घरों की एक लंबी कतार, वर्गीकरण हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका भौतिक उपयोग कैसा है और क्या उसका प्रवेश द्वार अलग है। अगर हर घर का अपना स्वतंत्र दरवाजा है तो वे सभी अलग अलग जनगणना मकान ही माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मुख्य पड़ाव की ओर, भवन और मकान नंबरिंग के नियम। एक बार जब संरचनाओं की सही पहचान हो जाती है तो उन्हें नंबर देने के लिए एक बहुत ही सख्त भौगोलिक नियम का पालन करना होता है। नंबरिंग की शुरुआत हमेशा ब्लॉक के उत्तर पश्चिम कोने से ही की जाती है। वहां से शुरू करके एक सर्पाकार यानी जिगजैग पैटर्न में आगे बढ़ना होता है और यह प्रक्रिया दक्षिण पूर्व कोने पर जाकर समाप्त होती है। यह तरीका सुनिश्चित करता है कि इलाके का कोई भी हिस्सा कवरेज से न छूट जाए। अब एक और दिलचस्प नियम है, मकान के नंबर हमेशा 4 अंकों के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, जैसे कि 0001। लेकिन यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि क्या होगा अगर नंबरिंग का काम पूरा होने के बाद 2 पुराने भवनों के बीच कोई बिल्कुल नई बिल्डिंग नजर आ जाए। मान लीजिए नंबर 10 और 11 के बीच एक नई बिल्डिंग मिली, तो ऐसे में उसे 10/1 के रूप में दर्ज किया जाएगा। फील्ड में देखी गई इन सभी चीजों को फिर नजरी नक्शा यानी एक स्केच मैप पर उतारा जाता है। यहाँ एक खास ब्रैकेट नियम का सख्ती से पालन होता है। नियम ये है कि भवन संख्या हमेशा ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है और उस भवन के अंदर मौजूद जनगणना मकानों की कुल संख्या ब्रैकेट के अंदर दर्ज होती है। उदाहरण के लिए अगर कहीं लिखा है 5 ब्रैकेट 2 5 स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका सीधा सा मतलब है ये भवन नंबर 5 है और इसके भीतर कुल 2 जनगणना मकान मौजूद हैं। नक्शा बन गया, नंबरिंग हो गई। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, एचएलओ ऐप डेटा एंट्री। भौतिक मैपिंग के बाद इन सब जानकारियों को एचएलओ ऐप में मौजूद 34 प्रश्नों की अनुसूची में डिजिटल रूप से भरा जाता है। इस ऐप का वर्कफ्लो बिल्कुल सीधा और व्यवस्थित है। सबसे पहले डेटा दर्ज करना, फिर सारांश को वेरीफाई करना, सुपरवाइजर को डेटा सिंक करना और अगर कोई गलती हो जाए तो फाइनल सबमिशन से पहले उसे सुधारना। ये चरण दर चरण प्रक्रिया डेटा की सटीकता की पूरी गारंटी देती है। क्या क्या दर्ज होता है इस डिजिटल अनुसूची में? दरअसल इसमें सामाजिक आर्थिक संकेतकों का बहुत ही व्यापक डेटा होता है, जैसे कि मकान के फर्श, दीवार और छत में इस्तेमाल हुई मुख्य सामग्री क्या है,
उस मकान का असली उपयोग क्या है, क्या वो घर है, कोई दुकान है या स्कूल है। इसके अलावा परिवार के मुखिया का विवरण और पीने का पानी, शौचालय व खाना पकाने की ईंधन जैसी दैनिक सुविधाएं भी दर्ज होती हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट तक पहुंच और वाहनों जैसी संपत्तियों का ब्यौरा भी इसमें शामिल होता है। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी चरण पर, डेटा सिंकिंग और फाइनल सबमिशन। ये वो आखिरी पड़ाव है जो ये सुनिश्चित करता है कि इकट्ठा किया गया डेटा न सिर्फ सुरक्षित रूप से ट्रांसमिट हो गया है, बल्कि आधिकारिक तौर पर लॉक भी हो गया है। जब ऐप के चैटबॉक्स इंटरफेस में सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, उसके बाद डेटा को सिंक किया जाता है। ऐसा करते ही वो मकान सूचीकरण ब्लॉक पूरा मान लिया जाता है और अंत में मिलने वाला एक कन्फर्मेशन एसएमएस इस बात की पक्की मोहर होता है कि काम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अंत में एक विचारणीय प्रश्न, फील्ड में सही पहचान करने, गिनती करने और मैपिंग की ये इतनी सख्त प्रक्रिया हमारे देश की भविष्य की योजनाओं को आखिर कैसे दिशा देती है? वास्तव में यही वो सटीक राष्ट्रीय डेटा है जो हमारे आने वाले कल के बुनियादी ढांचे की नींव बनता है। ये महज कुछ मकानों की गिनती नहीं है, ये भविष्य के भारत की रूपरेखा तैयार करने का सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।